हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेंस का थर्ड लेक्चर, जो कि हमारा लेंस फॉर्मूला, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे क्या कि लेंस फॉर्मूला को डेराइव करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। तो आई होप आपने इससे प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि किसके बारे में, कि लेंस फॉर्मूला को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से कैसे डेराइव करेंगे, इस बारे में हमने डिस्कस किया था आपसे। ठीक है। और लेंस फॉर्मूला होता क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आप लोगों को ये तो पता होगा बहुत आसानी से कि यहाँ पे f क्या है। f है फोकल लेंथ किसका, लेंस का, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है। v क्या है, v है हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां से, ऑप्टिकल सेंटर। सारी डिस्टेंसेस हम लोग कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी है ये भी। ठीक है। और यू क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को याद होगी। ठीक है, समझ में आया होगा। तो आज जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा कि ये लेंस फॉर्मूला सभी लेंस, यानी कॉनकेव लेंस हो या तो कॉन्वेक्स लेंस, दोनों ही लेंसेस पे ये एप्लीकेबल फॉर्मूला होता है। ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करके हम ये बता सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लेंस से इतनी दूरी पे, जितने दूरी पे रखते हैं, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज यही है। ठीक है। तो हम लोग अपना पहले फॉर्मूले को डेराइव करते हैं किसके हेल्प से, कॉनकेव लेंस की हेल्प से हम लोग इस फॉर्मूले को आज डेराइव करेंगे। ठीक है। तो पहले कॉनकेव लेंस का पहचान तो आप लोगों को पता होगा क्या, कि उसका थिकनेस कहाँ पे होता है, थिकनेस होता है एज पे और थिन होता है वो सेंटर पे। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लें, फिर हम आपको डेराइव करवा देते हैं ये फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम होता है किसी भी फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए हम लोग यहाँ पे रे ऑप्टिक्स, पहले इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। मैंने ये चीजें बहुत पहले आपसे बता रखी है कि रे ऑप्टिक्स में हमको ज्योमेट्री पढ़नी पड़ती है, ज्योमेट्री का हम यूज करके फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हम पहले क्या बनाएंगे, पहले रे डायग्राम बनाते हैं, फिर उस रे डायग्राम से हम लोग ज्योमेट्री लगा के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास है क्या, कॉनकेव लेंस है। क्या है ये कॉनकेव लेंस है। मान लेते इसका फर्स्ट सेंटर C1 यहाँ पे है। ठीक है। फर्स्ट फोकस F1 यहाँ पे है और सेकंड फोकस F2 यहाँ पे है और सेकंड सेंटर ये है। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर पहचानने का तरीका क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो रे होती है वो अनडेविएटेड लेंस से पास कर जाती है। क्या मैंने बताया कि कोई एक पॉइंट होता है इस लेंस के इनसाइड, जो कि उस पॉइंट से रे पास होने पर अनडेविएटेड पास हो जाती है। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है। मैंने ये भी आपको बता रखा है कि ऐसा कोई पॉइंट होता ही नहीं है लेंस में, बस ये एक एजम्पशन है। ठीक है, एजम्पशन है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में लेंस हैं वो बहुत ही क्या है, थिन लेंसेज हैं। इवन अगर हम एक लाइन को भी ड्रॉ कर दें तो उसको लेंस कंसीडर किया जा सकता है। अब जैसा कि आपको पता है कि जब इसका थिकनेस बहुत ही कम होगा, थिकनेस बहुत कम होगा, इसका मतलब थिन लेंस है, तो उसमें जो रे डेविएट हो रही है, जो रे डेविएट हो रही है उसका डेविएशन हमें बहुत कम ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर पे डेविएशन होता ही नहीं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। अब चलिए, अब हम ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस पे,
इस जो लाइन जो F1 और F2 से पास होने वाली लाइन है, इस लाइन पे परपेंडिकुलरली एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका नाम है AB। ये चीजें ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूफ के साथ साथ ये भी लिखना पड़ता है कि ये क्या चीजें हैं, ये कैसे हो रही हैं, इस बात को भी हमें कॉपी पे नोट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट AB है। ठीक है, अब इस AB का इमेज अब हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो मैं और इसका इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेस चाहिए होती हैं। कितनी रेस? 2 रेस चाहिए होती हैं। तो मैं एक रे को ले चलता हूं एकदम पैरेलल, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले चलता हूं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे पहले तो जब लेंस से पास करेगी तो ये हो जाएगी डाइवर्ज। डाइवर्ज हो जाएगी, पता है, ये डाइवर्ज हो जाएगी। और जैसा कि आप लोगों को ये भी मैंने बताया है कि जो डाइवर्जिंग रेज होती हैं वो आपस में कभी मीट नहीं करती, और अगर मीट नहीं करेगी तो इमेज नहीं बन सकती। ओके, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, अगर ये रे मीट नहीं करेगी तो क्या कॉनकेव लेंस इमेज नहीं बनाता? मैंने ये आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में जब हमने इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस बताया था तो बताया था कि ये डाइवर्जिंग रेज होती हैं, लेकिन इनको अगर हम लोग एज्यूम करें, इन रेज को बैकवर्ड अगर प्रोड्यूस करें तो ये जाके किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं पैरेलल रेज, और उस पॉइंट को ही हम लोग फोकस बोलते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करती हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए अब दूसरी रे को हम लोग ले चलते हैं। कहां पे? दूसरी रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से आप लोग स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करिए, तो आपकी इमेज जो होगी ना वो बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छी साफ सुथरी इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब यहाँ बोर्ड पे तो हम लोगों के लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी इमेज बन सके। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए, ये दोनों ही रेज जहां पे मीट कर रही हैं, हमें ये तो पता है ना कि वहीं पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये दोनों रेज इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे डाल दें तो यहां पे इसकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब इसको नाम हम लोग दे देते हैं A डैश एंड B डैश। समझ में आई बात? इतनी बातें क्लियर हैं। ये चीजें हमको लिखनी है कि मैंने AB ऑब्जेक्ट को मान रखा है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, और दूसरी बात कि AB से पैरेलल रे एक ले जाते हैं हम लोग, इंसिडेंट होती है जो कि लेंस पे इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के बाद ये पैरेलल रे डाइवर्ज हो जा रही है, क्योंकि क्या? ये लेंस का नेचर डाइवर्जिंग नेचर है। और जब हम इस रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये पॉइंट से पास होती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। और दूसरी रे ले चलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे डेविएट नहीं होती, अनडेविएटेड पास होती है, और दोनों ही रे एक पॉइंट पे मिल रही हैं। उस पॉइंट को हमने नाम दिया, कहां पे? इस पॉइंट पे जहां मीट कर रही है उससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस पे, वही होगा इसका इमेज। किसका? AB का इमेज बन गया A डैश B डैश। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें सारे पॉइंट्स तो नामकरण हो गए हैं, लेकिन एक पॉइंट बचा हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं क्या? D। ठीक है, जैसा कि मैंने
इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको एक साइन कन्वेंशन बताया था, उस साइन कन्वेंशन को एक बार हम जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं कि जो कि क्या था। पहला पॉइंट ये था कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे वो साइन कन्वेंशन यूज करना है कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी आपको दिख रहा है कि ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरी बात मैंने ये बताया था कि जो इंसिडेंट रे के अपोजिट में डायरेक्शन हम लोग मेजरमेंट करेंगे, उस पॉइंट उस मेजरमेंट को हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बात मैंने दूसरी बात और बताई थी क्या, कि जो मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के एबव मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो नीचे मेजर करेंगे उसको निगेटिव लेंगे। ठीक है। दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने आपको यह बताया था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी जितनी भी मेजरमेंट हमको लेनी है वो सभी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगी। ठीक है। तो आपको मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया। चलिए अब इसी एप्लीकेशन का यूज करके हम लोग इस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, जो कि हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो चलिए पहले यहां पे हम लोग एक चीज मार्क कर लेते हैं कि UVF। ठीक है। तो F यहां पे क्या है, F डिस्टेंस, हम लोग इसी को F बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया F। समझ में आ रही बात, यही है ना F, फोकस यही है, फोकल लेंथ यही है ना। ठीक है। चलिए अब V क्या है हमारा, V है इमेज से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी, तो ये हो गया हमारा V। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है U। U है ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये सभी मेजरमेंट इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजरमेंट हो रहा है, इसलिए इन सभी के आगे हम माइनस लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस दिशा में है, इस दिशा में है, और मेजरमेंट हम किधर कर रहे हैं, ये देखिए फोकस इधर मेजर कर रहे हैं, और V की वैल्यू इधर मेजरमेंट कर रहे हैं, U की वैल्यू इधर कर रहे हैं। तो क्या ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, है ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, इन सभी वैल्यूज को निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आई बात। चलिए अब हम लोग कुछ ज्योमेट्री का यूज करेंगे। तो ज्योमेट्री पहले देखिए, हम एक इसमें हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। ट्रायंगल यहां पे मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल A B O एंड ट्रायंगल A डैश B डैश O। आपको दिखा ये दोनों ट्रायंगल, दिखा कि नहीं दिखा। देखिए मैं यहाँ पे इसको बाहर भी ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके हेल्प के लिए। ये देखिए मैंने ये ट्रायंगल यहाँ पे बना रखा है। ये देखिए कुछ ऐसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा आपको। ठीक है। ये हमने लिखा है B, ये A, ये B डैश, ये A डैश, और ये दिखा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिखा। ठीक है। चलिए अब इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल B डैश A डैश O, जो कि किसके बराबर है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को भी परपेंडिकुलरली प्रिंसिपल एक्सिस पे रख रखा है और इमेज भी परपेंडिकुलरली है, इसलिए ये दोनों एंगल ही कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। और दूसरा एंगल आप लोग ऑब्जर्व करिए, BOA, एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल B डैश OA, B डैश OA। ये दोनों ही बराबर एंगल होंगे, क्योंकि देखिए ये एंगल क्या है, कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में। देख लीजिए आप लोग कि ये जो एंगल है ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है कि नहीं कॉमन। तो यहां पे लिखिए कॉमन एंगल, कॉमन एंगल है कि नहीं, है ना, बिल्कुल।
ठीक है। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है जिसका हमने कई बार यूज किया है, ठीक है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल या साइड अगर सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उन दो ट्रायंगल्स के साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मैंने ये प्रॉपर्टी कई बार इस्तेमाल किया और इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। बताया कि नहीं? बिल्कुल बताया, ठीक है। देखिए ये दो एंगल जब बराबर हो गए तो हमको ये बात पता हो गई कि ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। हो गए कि नहीं? बिल्कुल हो गए। चलिए तो यहां पे लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर क्या, सिमिलर, आर सिमिलर। सिमिलर हो गए। और सिमिलर होने के बाद हमें क्या पता है कि इनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो चलिए लिखिए क्या होगा, साइड का रेशियो ए बी परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, यानी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बेस। बेस क्या होता है, ए ओ देखिए ए ओ अपॉन ए डैश ओ। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई बात? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए डैश ओ, यानी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। समझ में आई बात? चलिए सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा ट्रायंगल इसी में देखें, देखिए ट्रायंगल यहां पे लिख दे रहे हैं ना हम लोग, ट्रायंगल, फिर इसी को बाहर निकालेंगे। ट्रायंगल कौन सा, F1 DO, ट्रायंगल F1 DO एंड ट्रायंगल कौन सा, A डैश B डैश F1, ट्रायंगल A डैश B डैश F1। ये दो ट्रायंगल आप लोग देख पा रहे हैं। मैं यहां पे फिर से एक बाहर ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये देखिए कुछ ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसा कुछ दिखा, D O A डैश, यहाँ पे B डैश एंड F1। ये ट्रायंगल दिखा आप लोगों को? ये देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में भी अगर आप लोग लिख लीजिए कि ये दो एंगल, पहली बात तो ये F1 जो एंगल है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो इस बात को अब हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, इन ट्रायंगल F1 DO एंड A डैश B डैश F1, इसमें देखिए कि एंगल कौन सा एंगल, B डैश A डैश F1, एंगल B डैश A डैश F1 इज इक्वल टू एंगल DO F1, जो कि कितना होगा, 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, 90 डिग्री होगा ना। ये देखिए ये एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट एंगल कौन सा है, एंगल DF1O इज इक्वल टू एंगल B डैश F1A डैश, ठीक है। एंगल लिखना तो पता है ना आप लोगों को कि जिस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं जो मिड पे होता है उसको, सॉरी, जो जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना पड़ता है उस एंगल को हमें बीच में रखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या F पॉइंट हमारा किस पे है, F पॉइंट है ना, एंगल F पॉइंट पे है। तो देखिए मैंने DF1O लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए B डैश F1A डैश, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, 9th क्लास में आपने सीखा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। तो देखिए ये भी एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल है। समझ में आ रही बात? कॉमन एंगल है। अगर ये दो एंगल सेम हो गए या इक्वल हो गए तो हमें पता है कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल F1 DO इज सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F1। सिमिलर होगा, हो गया, ठीक है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आप लोगों को पता हो गया, ठीक है।
तो मैं इसको यहाँ फटाफट लिखता हूं। तो देखिए परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो, तो डी ओ अपॉन डी ओ के बाद ए डैश बी डैश इज इक्वल टू डी ओ के बाद ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, अब देखिए बेस क्या है हमारा F1 O अपॉन इसका बेस क्या है F1 A डैश। ठीक है, तो ये देखिए हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रही बात? इतनी बातें क्लियर है? यहां से मैंने ये रेशियो लिया और यहां से ये रेशियो, हमें 2 इक्वेशन मिले इससे। ठीक है, अब इधर का इरेज कर दें, इधर तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे कि ये जो डीओ लेंथ जो है वो ए बी लेंथ के इक्वल है कि नहीं। देखिए कि नहीं, ये जब दोनों रेस पैरेलल हैं आपस में, तो पैरेलल रेस का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच की जो दोनों रेस के बीच की दूरी है वो हर जगह इक्वल होगी, और इक्वल है तो ये ए बी लेंथ किसके बराबर होगी, डीओ के बराबर होगी। तो यहां पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी ओ के बराबर, ऐसा लिखा जा सकता है। ए बी डीओ के बराबर है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो डीओ लिखा हुआ है, डीओ जो लिखा हुआ है इसकी जगह ए बी लिख दें, बिल्कुल लिख देना, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू F1 O अपॉन F1 A डैश। समझ में आ रही बात? F1 A डैश के बराबर, ये देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, और ए बी अपॉन ए डैश बी इसके बराबर भी है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब इसी 2 इक्वेशन को हमें यूज करके अब इन दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखिए F1 O अपॉन F1 A डैश इज इक्वल टू किसके बराबर, ए ओ अपॉन ए डैश ओ। ठीक है, ए ओ अपॉन ए डैश ओ। अब पहचानिए इसमें कि क्या क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए F1 O को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखिए F1 O। अब फिगर में देखिए F1 O क्या है, F1 O ही तो हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस विथ साइन माइनस F लिखेंगे। समझ में आ रही बात? अब देखिए दूसरा F1 A डैश क्या है, F1 A डैश क्या है। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि F1 A डैश कुछ नहीं है कि नहीं, एक सिर्फ लेंथ है। तो इसको निकालने के लिए देखो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, F1 A डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अगर हम F1 O, देखिए मैं भी आपको समझा दे रहा हूं, F1 O माइनस ओ ए डैश अगर लिख दूं तो क्या हमें ये लेंथ मिल रही है। समझ में आ रही बात कि नहीं? देखिए ये टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, F1 O है। समझ में आ रही बात? F1 O लेंथ है हमारे पास। ठीक है, अब इसी में बीच में कहीं ए डैश है। ठीक है, अब हमें टोटल लेंथ चाहिए कितनी, F1 A डैश की वैल्यू चाहिए, F1 A डैश की वैल्यू चाहिए। अब देखिए हमको ये भी पता है, ये लेंथ हमको पता है और ये लेंथ भी पता है। अगर इस पूरे लेंथ में से इतना माइनस करते तो हमको इसको मिल जाएगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा ना। देखिए ये पूरी लेंथ हमारी क्या है, इसी को हम लोग फोकस बोलते हैं, और ए डैश ओ की वैल्यू क्या है, ये हमारी वी की वैल्यू है। तो एफ में से अगर वी को माइनस कर देंगे तो इस लेंथ का हमें पता चल जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो वही मैंने यहां पे लिखा है F1 A डैश इज इक्वल टू F1 O माइनस ए डैश ओ, ये लिखा ना। देखिए फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, F1 O को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ। ठीक है, F1 O को लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ माइनस टाइम्स ऑफ ओ ए डैश को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ प्लस ऑफ वी, यानी इसको लिखा जा सकता है v माइनस ऑफ एफ। समझ में आई बात? मैंने 2 वैल्यूज को यहां से लिखा, F1 O को क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ,
और F1A1 को क्या लिख सकते हैं, V माइनस ऑफ F। ठीक है, इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वेरिएबल पे पहुंचते हैं। चलिए अब ए ओ को क्या लिख सकते हैं, ए और ओ को क्या लिख सकते हैं, ए और ओ को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ यू, यानी माइनस ऑफ यू लिखा जा सकता है। देखिए ए ओ ही तो हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट से दूरी है किसकी, ऑप्टिकल सेंटर की। ठीक है, तो इसलिए ए ओ की वैल्यू माइनस यू होगी। और नेक्स्ट क्या है, ए डैश ओ की वैल्यू क्या है, और ए डैश ओ की ही तो वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, यानी इमेज की दूरी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डैश ओ को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वी। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिल गए हमको। इन चारों वेरिएबल्स को इस इक्वेशन पे रख दीजिए और आपको फार्मूला डेराइव हो जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं हम लोग। इतना आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया, इरेज कर दें इसको। चलिए इरेज करते हैं फटाफट। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेरिवेशन पे। चलिए क्या मैंने लिखा है, F1O अपॉन F1A डैश इज इक्वल टू AO अपॉन A डैश O। ठीक है, अब रखिए वैल्यू, F1O को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ F, और F1A डैश को क्या लिख सकते हैं, V माइनस ऑफ F। ठीक है, अब देखिए AO को क्या लिख सकते हैं, AO को लिख सकते हैं माइनस ऑफ U, समझ में आई बात, और A डैश O को लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ V। समझ में आ रही बात, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, यहां हो गया माइनस टाइम्स ऑफ FV इज इक्वल टू U टाइम्स ऑफ V माइनस ऑफ F। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, माइनस FV इज इक्वल टू UV माइनस ऑफ UF। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, UVF से डिवाइड करते हैं। डिवाइड होल इक्वेशन बाई UV एंड F। समझ में आ रही बात, UVF से इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं और देखिए हमको ये फॉर्मूला डेराइव हो गया, माइनस ऑफ FV अपॉन UV एंड F इज इक्वल टू UV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF। तो देखिए यहां से F, यहां से F, यहां से भी कैंसिल हो गया। अब देखिए UV को यहां से UV कैंसिल, और UF से U और F कैंसिल। यहां बचा क्या, माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F माइनस टाइम्स ऑफ 1/V, ये मिला। अब देखिए आपको इक्वेशन मिल गया कि नहीं। अब इस माइनस 1/V को क्या करो, ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड में, तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा कि 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस टाइम्स ऑफ 1/U। समझ में आया कि नहीं डेरिवेशन। देखिए हमने क्या किया, पहले इन दो ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी दिखाई, और सिमिलर करने के बाद मैंने इन दोनों साइड का, यानी ए बी परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ, बेस का बेस के साथ, इनका रेशियो इक्वल आता है तो मैंने उसको इक्वल किया। फिर दूसरा मैंने इस दो ट्रायंगल्स में देखा और इन दोनों को भी सिमिलर दिखाया। दिखाने के बाद क्या किया कि इनका भी परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो और बेस का बेस के साथ रेशियो इक्वल हुआ। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गए तो मैंने क्या देखा कि ये साइड, ये जो लेंथ है वो ए बी के बराबर होगी, और यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी ए बी की, और यहाँ से हमें एक ऐसा इक्वेशन मिला जिसमें आपने ध्यान दिया होगा कि देखिए ये F1O, देखिए हमको ध्यान देने वाली बात, अगर फॉर्मूला आपका गलत हो रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि सभी मेजरमेंट जो भी हम लोग रेशियो ले रहे हैं उसका मेजरमेंट पूरे लेंथ यानी बेस पे ही आए, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे। मैंने देखिए F1O कहाँ पे है, F1O बेस पे है। देखिए मेजरमेंट मैंने क्या लिया, F1O, और F1A डैश क्या है, F1A डैश भी बेस पे है। AO क्या है,
AO भी बेस पे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे सारे मेजरमेंट मैंने लिए। A-O क्या है, A-O भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मेजरमेंट है, ठीक है। तो इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा और आपको दोनों ही लेंसेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 5 नंबर में एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो न्यूमेरिकल आता है और या तो फॉर्मूला ही डिराइव करने के लिए बोल दिया जाता है। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा मैग्निफिकेशन का, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।